आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों से मिले सीएम योगी। राष्ट्र निर्माण में क्रिएटर्स की जिम्मेदारी को बताया अहम। वहीं सीएम धामी ने बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी व्यवस्था देश में सुशासन का एक बताया मजबूत स्तंभ। साथ ही करीब 1.5 साल बाद आमने सामने आए पीएम मोदी और ट्रंप, दोनों नेताओं की मुलाकात के क्या मायने बताएंगे आपको। चलते चलते बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर की गूंज। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका। खबरें विस्तार से तो बात करेंगे हम पहली स्पेशल रिपोर्ट की। लखनऊ में डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में से जुड़े दिग्गजों का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। राम भाऊ प्रबोधिनी के तत्वाधान में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग यानी D3 त्रिवेणी क्रिएटर्स कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने यहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती भूमिका और राष्ट्र निर्माण में क्रिएटर्स की जिम्मेदारी पर खुलकर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने भूमाफियाओं को लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र से जुड़े लोगों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। राम भाऊ प्रबोधिनी के तत्वाधान में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग यानी कि D3 त्रिवेणी क्रिएटर्स कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती भूमिका, भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में क्रिएटर्स की जिम्मेदारी पर अपने विचार रखे। आपको बता दें कि लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग यानी कि D3 त्रिवेणी क्रिएटर कॉन्क्लेव में देश भर से आए डिजिटल क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट निर्माताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन रामभाव प्रबोधिनी के तत्वाधान में किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर सभी क्रिएटर्स का अभिनंदन किया और आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त साधन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों पर आधारित और समाज को जोड़ने वाला कंटेंट तैयार करें। साथ ही भारतीय संस्कृति, परंपरा और विकास की गाथा को दुनिया तक पहुँचाने में भी उनकी अहम भूमिका है। आज तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा कुछ भी अच्छा करेगा, उसको स्थान मिलने में कोई देर नहीं लगने वाली है। प्रतिभा कहीं भी होगी, उसकी पहचान बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकती और युवाओं को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वह धैर्य न खो, विपरीत परिस्थितियों में मजबूती के साथ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। मायने आज के दिन पर देखिए, डिजिटल इंडिया के इस युग में आप क्या मानते हैं कि कोई चीज छुप जाएगी? कभी नहीं। कहीं भी कोई व्यक्ति होगा, अच्छा कर रहा है तो सामने आ जाएगा। और मेरा मानना है कि कुछ नए गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर अपने सक्सेस मॉडल को केवल प्रधानमंत्री जी के मन की बात में भी प्रस्तुत कर देगा ना, तो अपने आप ही पूरे देश और दुनिया के अंदर उसकी एक नई पहचान हो जाती है। आयोजन में 15 राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सुशासन, संस्कृति और समृद्धि पर केंद्रित रहा कॉन्क्लेव। महिला, युवा सशक्तिकरण, निवेश, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे विषयों पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने राष्ट्र निर्माण में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटर्स की जिम्मेदारी पर दिया जोर। डिजिटल क्रांति को लोकतंत्र के सशक्तिकरण का नया माध्यम बताया। कार्यक्रम में डिजिटल मीडिया के बदलते स्वरूप, लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका और कंटेंट क्रिएशन के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों और क्रिएटर्स ने अपने अनुभव साझा किए। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के मंच संवाद, नवाचार और सकारात्मक डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही सीएम योगी ने भूमाफियाओं को लेकर एक संदेश दिया। 9 वर्षों में
हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 गुना कराए थे, तो 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह मात्र 12 लाख करोड़ की थी। 25-26 में यानी मार्च 26 में यह बढ़कर के 36 लाख करोड़ को पार कर गई है। इकोनॉमी केवल बढ़ती नहीं, पर कैपिटा इनकम पर भी इसका असर पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय 16-17 में यूपी के अंदर कुल 43,000 रुपये थी, आज यह 1,29,000 ये पार कर चुकी है। ये मार्च 26 की बात बता रहा हूं मैं। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, एक सकारात्मक वातावरण, और उस सकारात्मक वातावरण को जन आंदोलन के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, इसके लिए क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, क्या किसान हो, क्या हस्तशिल्पी और कारीगर हो, क्या उद्यमी, व्यापारी या निवेशक हो, इन सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्य किए। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते कंटेंट क्रिएशन के बीच लखनऊ में आयोजित ये कॉन्क्लेव न सिर्फ नए विचारों को आदान प्रदान का मंच बना, बल्कि डिजिटल माध्यमों के जरिए समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार भूमिका निभाने का संदेश भी देता नजर आया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक और रचनात्मक डिजिटल संवाद को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। डिजिटल युग की इस नई क्रांति में क्रिएटर्स की भूमिका सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आह्वान के बाद अब देखना होगा कि देश के डिजिटल सिपाही समाज के सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी जिम्मेदारी को कितनी मुस्तैदी से निभाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बात करेंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट की। सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के और पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे जनता तक पहुंचे, इसके लिए लागू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी व्यवस्था देश में सुशासन का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई इस पारदर्शी व्यवस्था की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जमकर सराहना की है। सीएम धामी का कहना है कि जन धन, आधार और मोबाइल की इस त्रिस्तरीय ताकत ने न केवल सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, बल्कि एक अहम कायम किया है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलियों के सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे, इसी सोच के साथ शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी व्यवस्था आज देश में सुशासन का एक मजबूत आधार बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू इस व्यवस्था ने लाभ वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया है। डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि मिल रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुरक्षित हुआ है। इस व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसे आम जन के हित में एक बड़ी और प्रभावी पहल बताया। आपको बता दें, सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने डीबीटी व्यवस्था को मजबूत किया। जनधन खाते, आधार और मोबाइल की त्रिस्तरीय व्यवस्था के जरिए सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान सम्मान निधि और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, बल्कि सरकारी धन की बचत भी हुई है। एक दौर था जब दिल्ली से 100 रुपए भेजा जाता था, तो जिसके लिए भेजा जाता था उसके पास पहुंचते पहुंचते 10-15 पैसा ही बच जाता था। बीच में बिचौलिए कमीशन खा जाया करते थे, दलाल बीच में ही जो है मोटी रकम हड़प लिया करते थे। लेकिन मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से इस बिचौलियों के इस चक्रव्यूह का अंत कर दिया, जिसके चलते आज 4 करोड़ 31 लाख करोड़ रुपए की गलत हाथों में और जाली खातों में जाने से
सीधे पैसा बच गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डीबीटी व्यवस्था ने शासन में पारदर्शिता बढ़ाने का काम किया। पहले जहां लाभार्थियों को योजना का लाभ पाने के लिए कई स्तरों से गुजरना पड़ता था, वहीं अब राशि सीधे खातों में पहुंच रही है। इससे गरीब, किसान, महिला, छात्र और बुजुर्ग सभी वर्गों को समय पर सहायता मिल रही है। सरकार का दावा है कि तकनीक आधारित इस व्यवस्था ने फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर अनियमितताओं को भी कम किया है। डीबीटी व्यवस्था से बिचौलिए समाप्त, बिचौलियों की भूमिका समाप्त, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि, समय और संसाधनों की बचत, पात्र लाभार्थियों तक 100% पहुंच का प्रयास। आपको बता दें, डीबीटी ने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से लाभार्थियों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया सरल हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल भुगतान के विस्तार ने इस व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया है। कुल मिलाकर डीबीटी व्यवस्था को सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम मान रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई ये पहल आज करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने का प्रमुख जरिया बन चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे, एक छोटे से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली स्पेशल रिपोर्ट की बात करेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत स्वागत है और बात करेंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट की। G7 समिट के मंच पर दुनिया की नजरें एक बार फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिक गई। वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। करीब 1.5 साल बाद आमने सामने आए दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से अभिवादन किया, लेकिन कैमरों में कैद कुछ पलों ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर बदले हुए कूटनीतिक समीकरणों का संकेत? क्या दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में दिखी दूरी के पीछे कोई संदेश छिपा था? एबीएन में हुई इस संक्षिप्त मुलाकात के हर पहलू को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की G7 समिट के दौरान हुई मुलाकात ने एक बार फिर दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री को चर्चा में ला दिया है। करीब 1.5 साल बाद आमने सामने आए दोनों नेता गर्मजोशी से मिले, हाथ मिलाया और कुछ देर बातचीत भी की। लेकिन मुलाकात के दौरान कई ऐसे पल भी दिखे जिन्हें राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। आखिर इस मुलाकात में क्या संदेश छिपा था और क्या दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठ रहे हैं? फ्रांस के एवियन में G7 समिट का मंच, दुनिया के बड़े नेताओं की मौजूदगी और इसी बीच आमने सामने आए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। करीब 1.5 साल बाद दोनों नेताओं की ये पहली फेस टू फेस मुलाकात थी। कैमरों की नजरें भी इसी पल पर टिकी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, मुस्कुराकर अभिवादन किया और कुछ सेकंड तक बातचीत भी की। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा उस बातचीत से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर शुरू हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले की मुलाकातों में जहां मोदी और ट्रंप के बीच ज्यादा सहजता और आत्मीयता दिखती थी, वहीं इस बार दोनों कुछ हद तक औपचारिक नजर आए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मीटिंग के मायने। फोटोशूट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाली तल्खी दिखाई दे रही थी। वैसे दोनों ये चाहते थे कि पहल कौन करे हाथ आगे बढ़ाने की। जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप को बाईपास करते हुए मोदी से मुलाकात की और दोनों गले मिले, पीएम मोदी ने आखिरकार ट्रंप से हाथ मिलाने की पहल की। मोदी ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया क्योंकि मोदी की सीट ट्रंप के बिल्कुल बराबर में थी। ट्रंप ने पहले अपनी सीट ले ली थी, मोदी पीछे से आए लेकिन गले नहीं मिले।
पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई संवेदनशील मुद्दे सामने आए हैं। व्यापार, टैरिफ, रूस से तेल खरीद और वैश्विक रणनीतिक समीकरण जैसे विषय दोनों देशों के एजेंडे में शामिल रहे। ऐसे में नेताओं की मुलाकात को केवल एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक संकेत भी तलाशे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान ट्रंप अपेक्षाकृत कम समय के लिए बातचीत करते दिखाई दिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी संयमित और गंभीर मुद्रा में नजर आए। दोनों के बीच ना तो लंबी चर्चा हुई और ना ही पहले जैसी सार्वजनिक गर्मजोशी देखने को मिली। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि किसी एक छोटे वीडियो क्लिप के आधार पर रिश्तों की पूरी तस्वीर तय नहीं की जा सकती। दिलचस्प बात यह है कि मोदी और ट्रंप की जोड़ी पहले भी सुर्खियों में रही, चाहे अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या भारत में नमस्ते ट्रंप। दोनों नेताओं ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर मजबूत व्यक्तिगत संबंधों का प्रदर्शन किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और नेताओं की प्राथमिकताएं भी समय के साथ बदलती हैं। फिलहाल एवियन में हुई ये छोटी मुलाकात कई सवाल छोड़ गई। क्या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी? क्या दोनों नेताओं के रिश्तों में कोई बदलाव आया है, या फिर ये केवल G7 की व्यस्तताओं के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत थी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में भारत अमेरिका संबंधों और दोनों नेताओं की अगली बैठकों से साफ हो सकेंगे। फिलहाल कुछ सेकंड की इस मुलाकात ने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। अब बात करते हैं आखिरी स्पेशल रिपोर्ट की। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, सबसे बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन टाइगर की गूंज से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने पाला बदल लिया है और वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। इन बागी सांसदों ने दिल्ली पहुंचकर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी है। इस बगावत के बाद संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने बागियों को खुली चेतावनी दी है। आइए देखते हैं दिल्ली से मुंबई तक मचे इस सियासी घमासान पर खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर की गूंज सुनाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने की खबरों ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय रावत ने बागी सांसदों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जो पार्टी छोड़ेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सवाल ये है, क्या महाराष्ट्र में 2022 जैसे एक और बड़ा राजनीतिक अध्याय लिखा जा रहा है? आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि हकीकत बनता नजर आ रहा है। शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों में से 6 सांसदों ने अलग गुट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सूत्र बता रहे हैं ये सांसद जल्द ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इस घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे खेमे की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से ऑपरेशन टाइगर को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और दावा किया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद शिंदे सेना के संपर्क में हैं और अब 6 सांसदों के अलग होने की खबरों ने इन चर्चाओं को बल दे दिया है। और बताया जा रहा है कि बाकी सांसदों ने लोकसभा में अलग समूह बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। क्या है ऑपरेशन टाइगर? सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट विपक्षी खेमे के सांसदों और विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश में। दावा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 7 लोकसभा सांसद और 16 विधायक पाला बदल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के सामने नया संसदीय समूह बनाने के लिए बागी सांसदों को कम से कम 2/3 यानी 6 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। बगावत की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता संजय रावत का गुस्सा खुलकर सामने आया। रावत ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को जनता जवाब देगी। उन्होंने बागी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन नेताओं को उद्धव ठाकरे ने पहचान दी वहीं अब पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। रावत ने यह भी आरोप लगाया कि सांसदों को तोड़ने के लिए भारी रकम का लालच दिया जा रहा है
उन्होंने दावा किया कि कुछ सांसदों को करोड़ों रुपए के ऑफर भी दिए गए। क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। सांसदों के साथ में भी बात हुई। सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं। जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं। सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है। वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम, और उसी के तरह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसदीय भवन में, जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है उसमें ये बैठक रखी है। और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, भरोसा जरूर है, क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुनिए तो सही, ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं ये आप ही के द्वारा मीडिया की तरफ से ही आ रहा है, मीडिया की तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है। तो ये करने का जो प्रावधान है, जो कायदे कानून से हमको करना है, लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं, एक कैविएट की तरह एक सावधानी बरतने के लिए कि भाई हमारे सांसद हमारे साथ ही में है, ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है, साहब उद्धव जी का भी विश्वास है और यहाँ बैठे सभी का है। देखो, हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी सांसद का नाम नहीं लिया है। ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो इसके पहले नहीं लिया गया है, ये हमारा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारे एसएलपी पेंडिंग है, 4 साल हो गए। निकाल लागला असता तर अशा पद्धतीने अजिबात नाही, याला सुप्रीम कोर्ट तेवढंच जबाबदार है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत पर पड़ सकता है। 2022 में विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों का ये संकट शिवसेना यूबीडी के लिए नई चुनौतियां बनकर सामने आया है। वहीं अगर 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी शिंदे सेना की ताकत बढ़ेगी और एनडीए को लोकसभा में अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर ने एक बार फिर ठाकरे बनाम शिंदे की लड़ाई को सुर्खियों में ला दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये 6 सांसद औपचारिक रूप से शिंदे गुट पे शामिल होते हैं या फिर उद्धव ठाकरे आखिरी वक्त में डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में सस्पेंस और संग्राम दोनों अभी जारी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्टों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।